नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे की गहराई में उतर रहे हैं जो बाहर से जितना सीधा लगता है, अंदर से उतना ही उलझा हुआ और दर्दनाक है। ये कहानी है संयुक्त परिवारों में होने वाले संपत्ति विवाद की। जरा सोचिए, एक बेटा है जो शहर में मेहनत करके पैसे कमाता है और घर भेजता है, सही, ताकि गांव में एक जमीन खरीदी जा सके। वो भरोसा करता है कि जमीन चाहे पिता के नाम पर हो या बड़े भाई के, परिवार तो अपना ही है। बिल्कुल। लेकिन कुछ साल बाद जब वो अपना हक मांगता है तो उसे जवाब मिलता है, कैसा हक? जमीन तो मेरे नाम पर है। और यहीं से सारी समस्या शुरू होती है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी भरोसे की टूटने की कहानी बताते हैं। वो बताते हैं कि ये समस्या क्यों पैदा होती है, इसके कितने भयानक नतीजे हो सकते हैं और इससे निपटने के क्या रास्ते हैं। तो आज हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई इस जाल में फंस जाए तो उसे कैसे बाहर निकलना है, बातचीत से लेकर अदालत तक। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पूरा बखेड़ा अक्सर एक बहुत छोटी सी चीज से शुरू होता है, रजिस्ट्री का थोड़ा सा खर्चा बचाने की कोशिश। अच्छा। हाँ, लेकिन जैसा कि एक स्रोत में कहा गया है, रजिस्ट्री का खर्चा बचाने के चक्कर में वकीलों का खर्चा भी लगता है, कोर्ट में चक्कर काटने पड़ते हैं। और रिश्तों का जो नुकसान होता है वो तो अलग ही है। वो सबसे बड़ा नुकसान है। जो चीज इन सब खर्चों से ज्यादा कीमती है, परिवार के रिश्ते, वो शायद हमेशा के लिए टूट जाते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस उलझे हुए मामले की एक एक गांठ खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये आग लगती कैसे है। जाहिर है इसकी बुनियाद भरोसे पर रखी जाती है। हाँ। वो बेटा जो पैसे भेज रहा है, वो ये सोचकर भेजता है कि परिवार में क्या तेरा क्या मेरा। सही कहा। ये एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी होता है, मतलब सिर्फ फाइनेंशियल नहीं। लेकिन ये भरोसा तब टूटता है जब हालात बदलते हैं। जैसे कि? खासकर जब परिवार के मुखिया यानी पिता नहीं रहते, तब जिसके नाम पर वो संपत्ति होती है वो अक्सर मुकर जाता है। अच्छा। वो कहता है कागज पर मेरा नाम है तो जमीन मेरी हुई, और यहीं से भरोसे का खून हो जाता है। और इसका असर सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं होता होगा। मैं तो सोच रहा हूँ उस इंसान के बारे में जिसने अपनी सालों की कमाई लगा दी और उसे बदले में मिला धोखा। ये तो एक दोहरा झटका है। पैसा भी गया और परिवार भी। और बात यही खत्म नहीं होती। ये कड़वाहट ये अगली पीढ़ी तक जाती है। अगली पीढ़ी तक कैसे? एक स्रोत में एक बहुत ही चुभने वाली बात लिखी है। आपके जो बेटे हैं वो भी आपको बोलेंगे, मेरे पिता मूर्ख थे जिन्होंने अपने नाम पे जमीन नहीं खरीदी और अब हमें इस झगड़े में छोड़कर गए। अरे बाप रे। सोचिए, ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं रहा, ये एक ऐसी विरासत बन गया है जो आने वाली पीढ़ियों में भी जहर घुलती रहेगी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। तो अगर कोई स्थिति में है तो क्या उसे सीधे कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि स्रोतों को देखें तो लगता है कि वो एक अलग ही पहले कदम की सलाह दे रहे हैं। हाँ, और यही सबसे जरूरी सलाह है। कानूनी लड़ाई आखिरी रास्ता होना चाहिए, पहला नहीं। तो पहला रास्ता क्या है? सबसे पहला और सबसे अच्छा रास्ता है आपसी सुलह। मतलब परिवार के अंदर ही बैठकर मामले को सुलझाने की हर मुमकिन कोशिश करना। पर इस सुनने में जितना आसान लगता है उतना होता नहीं होगा। मतलब जो इंसान धोखा देने पे तुला है वो बातचीत से कैसे मानेगा? स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं कि ये बातचीत कैसे की जाए? स्रोत बहुत प्रैक्टिकल सलाह देते हैं। वो कहते हैं पिताजी को मानो, उनके हाथ जोड़ो, कुछ भी करके पहले आपसे मामला सुलझा लो, उसमें आपका फायदा है। हाथ जोड़ो, हाँ। इसका मतलब है कि अपना अहंकार, अपना गुस्सा एक तरफ रखकर शांति से, भावनात्मक रूप से अपील करके किसी भी तरह से उन्हें मनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये कोई कानूनी दांवपेच नहीं है, ये एक आखिरी कोशिश है परिवार को बचाने की। मुझे लगता है ये सलाह ऐसी है क्योंकि अगर आप केस जीत भी गए तो क्या जीतेंगे? रिश्ता तो हार ही जाएंगे। बिल्कुल। कानूनी जीत के बाद भी परिवार में जो दीवार खड़ी हो जाती है वो कभी नहीं गिरती। आपसी सुलह उस दीवार को बनने से रोक सकती है। इसमें समय बचता है, पैसा बचता है, और सबसे बड़ी बात, रिश्ता बच जाता है। शायद थोड़ा ही सही, पर रिश्ता बच जाता है। लेकिन मान लेते हैं कि हाथ जोड़ने से, समझाने बुझाने से भी बात नहीं बनी, अब कोई चारा नहीं बचा, तब आता है कानूनी रास्ता। जी। तो इस कानूनी लड़ाई का मकसद क्या होता है? सिर्फ अपना पैसा वापस लेना? नहीं, मकसद इससे कहीं बड़ा है। मकसद है उस रजिस्ट्री को ही रद्द करवाना जो गलत नाम पर हुई है। अच्छा, और अदालत से ये आदेश लेना कि जमीन का मालिकाना हक उस इंसान को दिया जाए जिसने असल में पैसे दिए थे। आप अपना पैसा नहीं, अपनी जमीन मांग रहे हैं। अच्छा,
तो मतलब कोर्ट में जाकर ये साबित करना होगा कि असली मालिक आप हैं क्योंकि पैसा आपने दिया था, बिल्कुल। और यहीं पर सारा खेल सबूतों का है। मुझे लगता है कि ज्यादातर मामले यहीं आकर या तो बनते हैं या बिगड़ जाते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। बिना ठोस सबूत के केस करना वो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। श्रोता साफ तौर पर 5 तरह के सबूतों पर जोर देते हैं और इन्हें एक चेकलिस्ट की तरह समझना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 क्रूशियल सबूत कौन से हैं? सबसे पहला और सबसे मजबूत सबूत है भुगतान का प्रमाण, प्रूफ ऑफ पेमेंट। ओके। आपके बैंक स्टेटमेंट्स, ऑनलाइन ट्रांसफर की रसीदें, NEFT और UPI के रिकॉर्ड्स, चेक की कॉपी, कोई भी ऐसा दस्तावेज जो ये साबित कर सके कि पैसा आपके अकाउंट से जमीन बेचने वाले को या परिवार के उस सदस्य को गया था। ये आपके केस की रीढ़ की हड्डी है। तब तो ये साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल जरूर होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं। यहीं पर दूसरा सबूत काम आता है, विक्रेता की गवाही। सेलर की गवाही? हाँ, वो इंसान जिसने जमीन बेची, अगर वो अदालत में आकर ये गवाही दे दे कि पैसे उसे आपसे मिले थे, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ये एक बाहर वाले अनबायस्ड व्यक्ति की तरफ से आपके दावे की पुष्टि है। पर क्या कोई विक्रेता किसी परिवार के झगड़े में पड़ना चाहेगा? वो तो शायद दूर ही रहना चाहे। ये एक जायज सवाल है, और अगर विक्रेता गवाही नहीं देता, तब तीसरा और चौथा सबूत अहम हो जाता है। तीसरा है दूसरे गवाह। कोई और विटनेस? हाँ, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सौदे के वक्त मौजूद था, जैसे कोई रिश्तेदार या दोस्त। और चौथा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कब्जे का प्रमाण, प्रूफ ऑफ पोजेशन। अगर जमीन पर आपका कब्जा है, आप वहां घर बनाकर रह रहे हैं या उस पर खेती कर रहे हैं या किसी भी तरह से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आपके मालिकाना हक के इरादे को मजबूत करता है। लेकिन कब्जा तो कई बार पूरे परिवार का होता है। कोर्ट कैसे तय करेगा कि कब्जा पैसे देने वाले का है या जिसके नाम रजिस्ट्री है उसका? कोर्ट इसमें बाकी सबूतों को भी देखता है, जैसे कि बिजली का बिल किसके नाम पर आ रहा है या गांव के लोग किसे उस जमीन का मालिक समझते हैं। अच्छा। और फिर आता है पांचवा सबूत, कोई लिखित दस्तावेज, रिटन डॉक्यूमेंट। जी, अगर स्टैम्प पेपर पर नहीं तो सादे कागज पर भी कोई लिखा पड़ी हुई है कि पैसा कौन दे रहा है और जमीन किसके नाम हो रही है, तो वो भी अदालत में इरादा साफ करने में बहुत मदद करता है। स्रोत एक बात साफ कहते हैं, अगर इनमें से कोई भी सबूत आपके पास नहीं है, तो झूठी उम्मीद में केस करके अपना पैसा और समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल और खरी सलाह है। अच्छा, एक डर जो कई लोगों के मन में आता है वो है बेनामी संपत्ति का। हाँ, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। लोग सोचते हैं कि अगर मैंने अपने पैसे से पिता या भाई के नाम पर जमीन ली तो सरकार इसे बेनामी मानकर जब्त कर लेगी। क्या ये डर सही है? नहीं, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और स्रोत इसे बहुत अच्छे से साफ करते हैं। बेनामी संपत्ति अधिनियम की धारा 4 में एक बहुत जरूरी एक छूट दी गई है। छूट? कैसी छूट? कानून कहता है कि अगर आपने अपने खून के रिश्तेदार जैसे पिता, भाई, बेटा, बहन, पति या पत्नी के नाम पर अपनी कमाई से संपत्ति खरीदी है, तो उसे कानूनी तौर पर बेनामी नहीं माना जाएगा। अरे वाह! तो इसका मतलब कानून इस तरह के पारिवारिक इंतजाम को समझता है और उसे मान्यता देता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक टेक्निकल लेनदेन नहीं है, बल्कि भरोसे पर आधारित एक व्यवस्था है जिसे कानून भी इज्जत देता है। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई फैसलों में इस बात को पुख्ता किया है। मंगत सिंह बनाम रंगलाल 2023 जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने एक सिद्धांत दिया है जिसे रिजल्टिंग ट्रस्ट कहते हैं। रिजल्टिंग ट्रस्ट? हाँ, इसका आसान मतलब ये है कि जिसके नाम पर कागज है वो सिर्फ एक अमानतदार है, एक ट्रस्टी है। संपत्ति का असली मालिक वही माना जाएगा जिसने उसके लिए पैसे दिए हैं। अच्छा, तो मतलब कानून ये मानता है कि भाई या पिता सिर्फ नाम के मालिक हैं, असली मालिक के लिए बस एक अमानतदार की तरह। जी, ये तो पूरा गेम ही बदल देता है। इसका मतलब नियत और पैसे का स्रोत कागज पर लिखे नाम से ज्यादा मायने रखता है। पर क्या केस करने की कोई समय सीमा भी होती है? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। लिमिटेशन एक्ट के मुताबिक आपको 3 साल के अंदर मुकदमा करना होता है। 3 साल? लेकिन ये 3 साल तब से शुरू होते हैं जिस दिन आपको ये पता चला कि आपके साथ धोखा हुआ है या आपको आपका हक देने से इनकार किया जा रहा है। अच्छा। तो अगर किसी को आज तक ये बात पता ही नहीं थी और अब पता चली है, तो उनके लिए दरवाजा अभी भी खुला है।
ठीक है, तो अब इसे एकदम जमीनी स्तर पर लाते हैं। मान लीजिए कोई हमारी ये बातचीत सुन रहा है और वो इसी मुसीबत से गुजर रहा है, उसे एक एक करके क्या कदम उठाने चाहिए? स्रोत एक बहुत ही साफ रोड मैप देते हैं। अच्छा। पहला कदम, अपने सारे सबूत एक फाइल में इकट्ठा करें। बैंक स्टेटमेंट, ट्रांसफर रिकॉर्ड्स, गवाहों की लिस्ट, कब्जे के सबूत, जो भी आपके पास है उसे तैयार रखें। ठीक है, सबूत इकट्ठा हो गया। इसके बाद? दूसरा कदम है एक वकील के जरिए परिवार के उस सदस्य को एक कानूनी नोटिस भेजना। इसमें आप औपचारिक रूप से अपना हिस्सा मांगते हैं। एक लीगल नोटिस? जी, ये एक तरह से आखिरी चेतावनी है कि या तो मामला सुलझा लो, वरना अब बात कोर्ट में जाएगी। ये तो रिश्तों में और कड़वाहट घोल देगा। क्या ये जरूरी है? जरूरी इसलिए है क्योंकि ये दिखाता है कि आपने कोर्ट जाने से पहले अपनी तरफ से बात करने की कोशिश की थी। अच्छा। अगर नोटिस का कोई जवाब नहीं आता या जवाब ना में आता है, तब तीसरा कदम आता है सिविल कोर्ट में मालिकाना हक, बंटवारे और स्थायी रोक के लिए मुकदमा दायर करना। स्थायी रोक, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप कोर्ट से तुरंत ये आदेश देने की गुहार लगाते हैं कि जब तक केस चल रहा है उस संपत्ति को बेचा या किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ताकि जमीन हाथ से ना निकल जाए। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। और फिर एक पांचवा कदम भी है जो थोड़ा सख्त है। वो क्या है? अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक पारिवारिक भूल नहीं बल्कि एक आपराधिक साजिश थी, तो आप आईपीसी की धारा 420 मतलब धोखाधड़ी और 406 मतलब अमानत में खयानत या भरोसा तोड़ना अच्छा। के तहत एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हैं। ये मामले को सिर्फ सिविल से क्रिमिनल बना देता है। इससे दबाव बहुत बढ़ जाता है। ये तो बहुत ही गंभीर कदम है। क्या असल में ऐसे मामलों में लोगों को इंसाफ मिलता है? क्या हमारे पास कोई हाल फिलहाल के उदाहरण है जिनसे लोगों को थोड़ी हिम्मत मिले? हाँ, और स्रोत दो बहुत ही ताजे और दमदार उदाहरण देते हैं। एक मामला 2022 का दिल्ली हाई कोर्ट का है। दिल्ली हाई कोर्ट का? जी, ठीक वैसी ही कहानी। शहर में काम करने वाले बेटे ने घर खरीदने के लिए 22 लाख रुपए भेजे। पिता ने अपने नाम पर ले लिया और बाद में देने से मुकर गए। फिर क्या हुआ? बेटे ने सारे सबूत पेश किए और कोर्ट ने उसे उस घर का 100% मालिक माना। 100%? ये तो बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल। और दूसरा मामला 2024 का इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। यहाँ छोटे भाई ने 30 लाख रुपए दिए थे और जमीन बड़े भाई के नाम पर ली गई। बाद में बड़ा भाई मुकर गया। कोर्ट ने फैसला दिया कि छोटे भाई को उस जमीन का 80% हिस्सा मिलेगा जो उसके दिए गए पैसों के अनुपात में था। अच्छा। ये दिखाता है कि अदालतें सिर्फ हाँ या ना में फैसला नहीं देती, बल्कि किसने कितना योगदान दिया उसके हिसाब से भी न्याय कर सकती हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि संयुक्त परिवारों में भरोसा सबसे बड़ी चीज है, लेकिन उससे भी जरूरी है साफ सुथरी लिखा पढ़ी। बिल्कुल। हमने देखा कि दो रास्ते हैं। पहले जी जान से सुलह की कोशिश करो और अगर वो नाकाम हो तो फिर पूरे सबूतों के साथ कानूनी लड़ाई के लिए तैयार रहो। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात जो याद रखने वाली है वो ये कि पैसे का सबूत यानी मनी ट्रेल ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। और कानून, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी अक्सर उसी के साथ खड़ा होता है जिसने अपनी मेहनत की कमाई लगाई है, खासकर जब मामला खून के रिश्तों का हो। बेनामी एक्ट का डर यहाँ बेवजह है। ये जानकारी उन हजारों लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण हो सकती है जो इस मुश्किल और दर्दनाक स्थिति से गुजर रहे हैं। उन्हें कम से कम एक रास्ता तो दिखाई दिया। स्रोत हमें संपत्ति और पैसा वापस पाने का रास्ता तो दिखाते हैं और वो बहुत जरूरी भी है, पर एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या परिवार के अंदर जो भरोसा टूटता है उसकी असली कीमत क्या है? क्या वो कभी वापस मिल सकता है? और क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां इससे सबक लेकर परिवार के अंदर भी पैसों के लेन देन को लेकर ज्यादा पारदर्शी और शायद औपचारिक तरीके अपना सकती हैं ताकि ऐसे झड़े पैदा ही ना हो?